हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में, बट इससे पहले मैं बात करूंगी इस स्टोरी के बारे में जो सबा इब्राहिम ने शेयर की है। उसने ना एक मेकअप करवाया था, तो उसकी रील इसने शेयर की थी, तो वहाँ पर उसने उसको रीशेयर मतलब स्टोरी पे लगाते हुए उसने एक मैसेज लिखा था, कैप्शन दिया था, हैदर के होने के बाद फर्स्ट टाइम इतना प्रोफेशनल मेकअप एंड रील बनाई है। अरे बहन, एक तो ये इनका फर्स्ट टाइम नहीं मुकता, इसका भी नहीं मुकता, उसका भी नहीं मुकता। भाई वो कौन है? दीपिका कक्कर। फर्स्ट टाइम जो है वो कुकिंग रील शूट की है, वीडियो शूट किया तो रो रहे हैं। भाई मतलब क्या है, क्या ये फर्स्ट टाइम मतलब ऑन कैमरा? अब तो आदत हो चुकी होगी इनको ऑन कैमरा, बट चलो जाने दो, कोई नहीं, कुछ नहीं कहते हम। हैदर के बाद फर्स्ट टाइम इतना प्रोफेशनल मेकअप एंड रील बनाई है। वेट ज़्यादा है, थोड़ी झिझक है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब चीज़ से गुजर रही हूँ। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो डिलीवरी के बाद एकदम चेंज फील करते हैं। एक तो ये चीज़ ना आपके अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं है ना, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैं सबा की बात नहीं कर रही, मैं हर एक उस बंदे की बात कर रही हूँ, इवन अपने समेत की। ठीक है, मैं भी बहुत भारे तलाशती थी पहले कि इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। नहीं, वेट आपका बीमारी की वजह से भी बढ़ता है। आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करती है डिलीवरी के बाद, लेकिन हर चीज़ आप डिलीवरी पे डाल के पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी होती है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपने वेट किस वजह से पुट ऑन किया और किस वजह से आपका वेट अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, लेकिन मैं सारी कमियों को साइड में रखकर कॉन्फिडेंट होके काम कर रही हूँ। आप सब इतना प्यार देते हो, उसके लिए शुक्रिया। यू ऑल माई स्ट्रेंथ। तो ये सब कुछ है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैंने कभी भी नहीं कहा कि अगर आप मोटे हो या आप स्किनी हो या आपका कलर शेड जो है वो डार्क है या आप बहुत ज़्यादा फेयर हो या आप सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के नहीं बैठ पा रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। और मुझे भी लगता है बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। बॉडी शेमिंग के मैं खुद अगेंस्ट रहती हूँ। ठीक है, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जिस वजह से इनकी बॉडी वेट बढ़ा रही है और फिर ये लोग बहानेबाजी करते हैं। बट बॉडी शेमिंग मुझे भी नहीं समझ में आती कि देखो यार, एक इंसान है, वो बहुत ज़्यादा उसको दिख रहा है कि वो मोटा है, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें देख रहा है कि उसका वज़न बढ़ रहा है, लेकिन वो उन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, दूसरी लड़कियों के दिमाग में भी ये चीज़ जा रही है कि हाँ हाँ ठीक है, अगर बॉडी वेट है तो उसको इस तरीके से जस्टिफाई करो ना, एक्सेप्ट करो आपका बॉडी वेट, आपकी जैसी भी जो जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। उन वजहों को एक्सेप्ट करना सीखो और धीरे धीरे कम करो। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है आप 3 महीने के अंदर दुबले हो जाओ, आप ये करो, बट आप अपने, ये आपके लिए नुकसानदेह है। देखने वाले व्यूवर्स को, हम पॉडकास्टर्स को रुपए का फ़र्क नहीं पड़ना है। आपकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको फेस करनी होंगी, दैट्स इट। ये मुझे पता है, इतना मुझे पता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को डिलीवरी के बाद, हैदर के बाद, मुझे नहीं समझ में आता। आई नो डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी बहुत चेंज होती है, मैंने खुद वो चेंज फील किया। इवन पहली डिलीवरी के बाद जो बॉडी आपका चेंज नहीं देगी, वो दूसरी डिलीवरी के बाद अलग लेवल का चेंज देगी। आपकी बॉडी बहुत चेंज देती है। औरत की बॉडी बहुत हर मतलब हर टाइम वो चेंज ही हो रही होती है। जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तब आपकी बॉडी चेंज होती है, ठीक है। जब आप शादी करते हो उसके बाद आपकी बॉडी चेंज होती है, ठीक है। जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स अंदर चेंज हो रहे होते हैं आपके, ठीक है। फिर आपकी हर मंथ आपकी अगर प्रेगनेंसी हो गई, उस टाइम पर आपकी बॉडी ने चेंज दे दिया है। आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी चेंज दे देगी। फिर आफ्टर प्रेगनेंसी के मतलब मैं अपनी एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रही होती हूँ, तो आई नो कि किस तरीके से बॉडी चेंज हो रही होती है। अब मेरी डिलीवरी 3.5 साल हो चुके हैं, ठीक है, मेरी बेटी को 3.5 साल बाद मैंने फर्स्ट टाइम जब डाइट वगैरह की, अपना 18/6 के मैं फास्टिंग वाले सीन पे चल रही थी, बट मेरी बॉडी ओके थी। मुझे इतना कोई शिवर वगैरह या मेरा कभी बीपी लो या शुगर लो नहीं होता था। मुझे तो बीपी हाई रहता है अक्सर। लेकिन इस बार मुझे इतनी सी मैं बीमार हुई, इत्तू सी बीमार हुई, इत्तू सी, जब भी तो शुरू हुआ था मुझे डेंगी, मेरी बॉडी ने गिव अप दे दिया कि मैं नहीं कर सकती इससे ज़्यादा डाइट, नहीं हो सकता। आप 16/8 वाली डाइट नहीं हो सकता। मुझे गिव अप देना पड़ा अपने आप को क्योंकि मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, मेरी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उसको सब बताया, उसने बोला नहीं आपका शुगर लो हो रहा है। उसने टेस्ट किया तो शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा लो था, मतलब जो बाउंड्री होती है उससे भी नीचे चला गया था मेरा शुगर। तो उसने कहा नहीं, आपकी बॉडी नहीं इजाज़त दे पा रही है इस बार आपको अपना, हालांकि वेट पे इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट बॉडी अंदर से जो है वो गिव अप दे रही थी। मतलब वेट नहीं, वो मतलब फ़ैट यूज़ करे या मेरा फ़ैट कम होना शुरू हो जाए या मैं बहुत ज़्यादा पतली दिखना शुरू हो जाऊँ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी बॉडी ने अंदर से गिव अप दे दिया कि नहीं एक्सेप्ट कर पा रही वो सारी चीज़ें। तो बॉडी हर टाइम आपकी चेंज होती है,
बट उसमें डिलीवरी के बाद का कि सिर्फ बच्चे को ही कि बच्चे की वजह से हो रहा है, नहीं, बच्चे आपकी खुद की पैदाइश की हुई है। ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी चेंज होती है, और औरत की अभी एक एज बाद जब आपको मोनोपॉज आएगा, अगेन आपकी बॉडी बहुत 360 टर्न कहते हैं ना, वो लेती है, तो वो लेगी आपकी बॉडी। तो एक औरत की बॉडी हर टाइम किसी न किसी चीज़ से गुजर रही होती है, किसी न किसी, हर महीने वो एग का ब्रेक होना, ये सारी चीज़ें जो है एक औरत की बॉडी के साथ हो रही होती है। तो आई नो एक औरत की बॉडी आप नॉर्मली जज नहीं कर सकते, खास करके एक शादीशुदा के बाद, कि ये क्यों है वो क्यों है। बट हाँ, आपकी जो डेली लाइफ व्लॉगिंग है, आप दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप जस्ट इन सब चीज़ों पर बहानेबाजी करोगे। डिलीवरी के बाद ये हुआ है, डिलीवरी की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ सारी चीज़ों से गुजर रही हैं, सब गुजरते हैं, सबकी बॉडी का वेट आता है, सबकी बॉडी बढ़ती है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हो। आप बोलते हो मैं डाइट करूँगी, आप इतना पूरा पूरा ज्ञान देते हो, बट आप नहीं कर पाते। आई नो कभी कभार नहीं हो पाता, आपका ये होता है कि आपने गिव अप कर दिया होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको प्रॉब्लम भी हो रही है उस वेट की वजह से। आप 4XL पहुँच चुके हो, आपके ना आपके कपड़ों के खर्चा किसी ने उठाना है, ना आपकी बीमारियों का खर्चा किसी ने उठाना है, किसी ने कुछ नहीं उठाना है। लिटरली ये चीज़ आपके लिए खुद के लिए नुकसानदेह है। देखो, एज अ पॉडकास्टर, एज अ रिव्यूवर, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उसको वो दूँ, क्या दूँ, सदमे दूँ, या मैं उसको किसी किस्म की एंजाइटी दूँ। वेट लॉस एक बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसीजर रहता है एक फ़ीमेल के लिए। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, भाई रहता है, मुझे पता है ना, मैं इन सब चीज़ों को फेस करती हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ना वो एक पेशेंस आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपकी बॉडी दिनों में चेंज नहीं होती है। लिटरली बहुत कम बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनको दिनों में इफ़ेक्ट पड़ता है, सालों की मेहनत लगती है आपको वेट लॉस में। आपको एक टारगेट वेट को अचीव करने के लिए, कभी-कभी मेरा वेट बीच में जब मैंने कम करना स्टार्ट किया था, मेरा वेट जस्ट 5 केजी दूर था मेरे टारगेट वेट से, अटक गया भाई, 4 महीने हिला ही नहीं मेरा जगह से। 4 महीने मेरी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट के बाद भी वो मेरा वेट हिल ही नहीं रहा था। मतलब मैं गिव अप पर आ गई कि भाई मैं नहीं कर पा रही, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। और तो ये होता है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ होता है। बट ये चीज़ आपके लिए खुद के लिए नुकसानदेह है, आप बहुत ज़्यादा, और फिर आप इसके बाद ये जो बचकाना सफाइयाँ दे रही हो कि डिलीवरी की वजह से, नहीं, आपकी अपनी हरकतें ख़राब हैं, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद, आप क्या बहानेबाजी कर रही हो, आपका अंदर का ज़मीर जो है वो आप सुला देते हो कि नहीं सिर्फ डिलीवरी की वजह से, ना, आप अपने उल्टी सीधी जो हैबिट्स है आपके खाने पीने की, चलना नहीं है, वॉक नहीं करनी, या ये सारी चीज़ें, तो ये आपका वेट ज़्यादा बढ़ा रही है। डिलीवरी के बाद तो बॉडी ने चेंज मारा ही है, लेकिन आपकी बॉडी ये सारी चीज़ों के बाद और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये आपके लिए नुकसानदेह। सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो अपनी बॉडी को। देखो क्या चीज़ आपकी बॉडी को परेशान कर रही है, क्या चीज़ आपको मोटा कर रही है, या क्या चीज़ आपको जो है वो बीमार कर रही है। आपको उस चीज़ पर बस काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार ये चीज़ करिए, तो आपको खुद ही गिल्ट होना शुरू हो जाएगा, नहीं यार थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी-थोड़ी दूरियाँ बनाओ। हर चीज़ थोड़े-थोड़े से ही स्टार्ट होती है। एकदम क्रैश डाइट कर लेना ये भी कोई हल नहीं है। मैंने पहले हमेशा ही कहा है कि एज़ अ हाउसवाइफ़, और अगर आप मदर हो, आप डिलीवरी कर चुके हो, आप बच्चा पैदा कर चुके हो, आप नॉर्मली ज़िंदगी एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, तो ये क्रैश डाइट वगैरह आपके लिए नहीं बनी है भाई, मत करो। क्योंकि उससे सिर्फ़ आपको ये होगा कि वीकनेस बढ़ेगी आपकी। अच्छा जी, एक और चीज़ जो मैं अभी रेडिट पे पढ़कर आई थी कि फाइनली इनका डाउनफॉल हो गया है। सैमसन अब बहुत ज़्यादा खुश होगा। मतलब सैमसन कौन? दीपिका सैमसन, जो दीपिका का फर्स्ट हस्बैंड है, उसके बारे में बात की जा रही है, रौनक के बारे में बात की जा रही है। रेडिट पर ये एक पोस्ट थी कि फाइनली जो है वो रौनक को अब जो है वो एक तरीके से, दीपिका को उसका कर्मा मिल रहा है, तो रौनक सैमसन अब थोड़ा-सा सैटिस्फाई होगा। ये सारी चीज़ें, डाउनफॉल आएगा तो पैसों की कमी होगी। मैं लिटरली ना थोड़ी देर के लिए सोची कि ये सोचा मैंने कि इन सबको लगता है कि अगर इनका डाउनफॉल आया तो ये कोई भीख माँगने वाली हालत पे चले जाएँगे। यार इन 5 सालों में जितना उन्होंने कमाया है ना, जितना इन्होंने अर्निंग की है ना, कहीं तो इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। सबा का तो इन्वेस्टमेंट हमारे सामने ही है। शुएब ने भी कहीं न कहीं की हुई है कि ये बैठकर एक नॉर्मल ज़िंदगी तो ईज़िली गुज़ार सकते हैं, जितना मुझे पता है। और आपको क्या लगता है, डाउनफॉल अगर आया भी है इनके व्यूज़ पर, तो क्या ये यूट्यूब से बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे कि यूट्यूब पर इनका नाम नहीं लिया जाएगा? नहीं, इनको फिर भी इतना मिलेगा यूट्यूब से, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से, इंस्टाग्राम से, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर डायरेक्टली उनको डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। अगर उनके व्यूज़ कम भी हुए, तो भी इनको स्पॉन्सरशिप्स वग़ैरह मिलेंगी, तो भी इनके घर चलेंगे और एक अच्छी अमाउंट में चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनका, ये कोई भीख माँगने पर आ जाएगा। लोगों को ये लग रहा है कि अगर इनका डाउनफॉल आ रहा है, तो ये भीख माँगने पे चले जाएँगे। नहीं,
ऐसा नहीं होगा और क्यों होना चाहिए और हम क्यों सोचे किसी के बारे में। हाँ, प्रॉब्लमेटिक होता है हर इंसान, वो भी वो थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए ज़्यादा दिखते हैं कि वो थोड़ा स्वीट बनने की ओवर एक्टिंग करते हैं, जो कि हर एक व्लॉगर कर रहा है भाई। आजकल तो हर एक व्लॉगर एक्सपोज्ड हो रहा है, तो खैर हर एक व्लॉगर करता है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, इब्राहिम फैमिली अकेली नहीं है इस मैदान में, सारे ही व्लॉगर्स आते हैं लाइन बाय लाइन। और शायद अब तो कुछ इंसान जो कि व्लॉगर्स नहीं है बट फिर भी वो भी आने शुरू हो गए, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फेक ही कर ही रहा है। तो खैर अपना जो है वो ऐसा नहीं है कि उनका कोई ऐसा दौर आ जाएगा कि वो भीख मांगने पर आ जाएंगे। नहीं होता ऐसा भाई, व्यूज़ आते ही हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सोशल मीडिया से, इतना तो मिल ही जाएगा कि आप नॉर्मली ज़िंदगी, हाँ ये हाई-फाई ज़िंदगी आप बोल सकते हो कि उनको शायद ये हटानी पड़ जाए। तो हाई-फाई ज़िंदगी तो वैसे भी अभी अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म कर ही रहे हैं। कोई इनके इतने बड़े-बड़े ट्रिप्स नहीं है। 1-2 शौक हैं जो इनके महँगे-महँगे शौक हैं जो कपड़ों के, शायद उन पे उनको थोड़ा-सा हाथ रखना पड़ जाए होला, बट वो भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इनका एक फ़ेस है। वो सोशल मीडिया पर रहेंगे तब तक इनको इतना तो मिलेगा कि वो एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। तो ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि व्यूज़ गिरने के बाद इनका कोई ये वाला सीन हो जाएगा कि भीख माँगने पर आ जाएँगे, वो ज़िंदगी में भी शायद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट सबा की तुम्हारे सामने ही नज़र आती है ना। अब देखो शुएब की भी थोड़ी बहुत दिखनी शुरू हुई है। शुएब खुद बोलता है ना कि मैं अब रोहान के बाद सोचता हूँ। तो यकीनन रोहान के बाद अगर वो सोच रहा है तो वो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा कि कल को उसको वो चीज़ रिटर्न दे। तो बिल्कुल ये चीज़ है। और कोई भी इंसान प्रॉब्लमैटिक है, मतलब अगर वो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल एक अलग उसमें चला जाता है ना, एक अलग कैटेगरी में चला जाता है कि उसके लिए आपके दिल में सॉफ्टनेस नहीं होती है या एक्सेट्रा जो भी सीन होता है। बट ये एक नॉर्मल सा इंसान है जो कि प्रॉब्लमैटिक हर कोई होता है, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा दिख जाते हैं हमको, वो सब कुछ अलग है। बट हम किसी के लिए ये इच्छा नहीं रख सकते अपने दिल में कि वो भीख माँगने वाली नौबत पे चले जाए। मुझे नहीं लगता। देखो ये नहीं कि मैं ओवर स्वीट बनने की ट्राई कर रही हूँ, ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर एक के लिए थिंकिंग है कि वो भाई ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है कि भाई ये भीख माँगने पे चले जाएँ, ना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए कि कोई भीख माँगने वाली नौबत पे चले जाए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ भी, और ना ही आपको ऐसी थिंकिंग किसी के लिए भी रखनी चाहिए, आपको जितने भी वो इंसान नापसंद हो ना हो। अच्छा, अब बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम ने जो मेकअप वगैरह करवाया उसी से वो स्टार्ट होता है। आसिया आई हुई होती है मेकअप करने के लिए, और वो ऑब्वियसली जो ब्रांड था, वो ब्रांड का भी जो शूट था वो दोनों ही कोलैब हुआ था, आसिया के साथ भी और इसके साथ भी। ऑब्वियसली इसका तो देखो भाई ये इन्होंने मेहनत की है तो ये इनको इनका फल मिल रहा है। अच्छा, मेकअप भी इसका काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इतना बुरा नहीं था। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वाइट कर दिया है। अब सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, क्योंकि मेकअप के नाम पे सबको ज़्यादा यही लगता है कि स्किन को वाइट करना है, बट ऐसा नहीं होता है। स्किन को वाइट करना मेकअप का मतलब नहीं होता है। आपकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है, मेकअप का मतलब यही है कि उसको एनहांस करना है। अब एनहांस करने में लोगों को ये लगता है कि भाई सफ़ेद पुट्टियाँ लगा दो तो हो जाता है, लेकिन खैर इसका ये मेकअप के ऊपर इसका ये मेकअप लुक इसके ऊपर सूट कर रहा था बनिस्बत जो पुराने इसने करवाए हुए हैं। जो 2-4 इसने इससे पहले करवाए थे ना, वो उसमें एक आध तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर लग रहा था। तो खैर उससे ये कुछ बेहतर लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, इसके ऊपर सूट कर रहा था। अच्छा, इस व्लॉग के बाद ना बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे जो ये लिखे हुए, शादी के नाम पर व्लॉग्स आए जा रहे, बट जिसकी शादी है उनके फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं बट ये लोग गए नहीं हैं। हाँ जी, मेरे पास ना मतलब मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, शाहाना खान को ना, जो इसकी बड़ी अम्मी है। तो उनके ये कि रोज़ की स्टोरीज़ आ रही है, कभी मेहंदी की स्टोरी आ रही है, कभी हल्दी की स्टोरी आ रही है, तो शादी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये लोग अभी तक गए नहीं हैं, लेकिन बैक पर ही शादी के व्लॉग्स के नाम पर व्यूज़ ले रहे हैं। उसके बाद फिर इनका पार्सल आता है केरला से। वो बोला कि दिखा रही थी, मिठाई लेकर आई थी। अम्मा हमारी फ़ेवरेट मिठाई, तो बोलती है मतलब अब बंदा बंदा ज़लील कर रहा है इसलिए कि बोला कि उनकी बेटी जो है ना वो 2-3 किलो मोतीचूर के लड्डू ले रही थी। वो लेडी ना मोतीचूर के लड्डू लेकर आ रही थी, तो उनकी बेटी बोलती है कि नहीं नहीं अम्मी, उनके घर में कोई जो है ना वो मिठाई नहीं खाएगा, वो सब डाइट कर रहे हैं। बहन, कौन सा व्लॉग्स देख रही हो जो हमारे पास नहीं आ रहा, और कौन सा चैनल पर देख रही हो जो हमारे पास शो नहीं हो रहा, जहाँ पर ये लोग डाइट कर रहे हैं। अभी परसों वाले व्लॉग में तो इतना कुछ बाहर का खा के आए, 3 बार बाहर का खाना खाया, तो कौन सी डाइट चल रही है मैंने कोई ये दसो। तो उसमें एक पाव जितनी में, खाली में आधा किलो जितनी कोई मिठाई होती है, पाव या आधा किलो, तो वो बर्फ़ी टाइप की मिठाई होती है, जहाँ पर वो देख के बोलती है अम्मा मेरी मेरी जो है वो बर्फ़ी की मेरी फेवरेट मिठाई है, और फिर सबको बांटती है, जहाँ पर बेटी खाला भी खाती हुई दिख रही होती है। अच्छा, अम्मी का थोड़ा सा मुझे लगा कि कंट्रोल किया है शायद अम्मी ने, इन लोगों ने व्लॉग में लिया नहीं है क्या सीन है, तो इसने अपना भी नहीं दिखाया और अम्मी का भी नहीं दिखाया कि अम्मी खा रही थी। और उसके बाद इसने कहा कि सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल है, और बोलते खुशी में तो खा लेनी चाहिए। अरे बहन, मतलब किस बात की खुशी। अच्छा हाँ, हैदर के बाद फर्स्ट टाइम रील शूट की उसकी खुशी, बिल्कुल बिल्कुल बनता है बनता है।
तो ये देखो ये ऐसी हरकतें करते हैं अपने व्लॉग्स में जहाँ पर ये डाइट के नाम पर कुछ नहीं करते, सिर्फ डाइट को बदनाम करते हैं और उसके बाद बेचारे उसके ऊपर डिलीवरी के ऊपर हर एक चीज़ डाल देते हैं कि डिलीवरी के बाद बॉडी चेंज होती है। बहन हाँ, अगर आपके व्लॉग्स में आपकी मेहनत दिख रही हो और आपकी बॉडी नहीं कम हो रही हो तो लोग नहीं लिखेंगे आपको कि आपकी बॉडी कोई नहीं है, आप मेहनत करती हुई दिख रही हो। कुछ लोग बोलेंगे क्या वो फेक करे, क्या वो झूठ दिखाए अपने व्लॉग्स में। नहीं, बात झूठ और फेक दिखाने की, ये बात जो दिख रहा है व्लॉग्स के अंदर, वो ऑडियंस जिस तरीके से वो देख रही है और फिर वो जिस तरीके से फिर खुद ही की जस्टिफिकेशन देती है, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना। फिर उसके बाद बोल रही है कि बहुत प्यारा मेकअप हुआ है, मेरा मेकअप निकालने का दिल नहीं कर रहा। मतलब ये एक नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं कि उसका दिल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है कि देखो उसको कुछ चीज़ उसको अपने ऊपर प्यारी लग रही है तो उसको नहीं दिल कर रहा। लेकिन वहीं पर ये आकर बोलेंगे कि नहीं नहीं, बच्चा हो गया, शादी हो गई, अब क्या ही करना है। बिल्कुल आपको सारी चीज़ों का दिल कर रहा होता है, लेकिन बस आपको अपने आप को ना वो दिखाना है कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, इस वजह से आप सारी चीज़ों से ऊब गए हो, आपको अपने बच्चे की खुशी से ऊब गए हो। तो ये सब कुछ उनको जस्ट दिखाना है। बाकी नॉर्मल हैं ये लोग, क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा था उसका मेकअप नहीं निकालने का, क्योंकि उसको प्यारी लग रही थी वो अपने आप को, तो उसका दिल नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह चूज़ हो रही थी, तो ज्वेलरी के अंदर मुझे लगता है कि जो ना इसका वो जो इयररिंग्स वगैरह थे वहाँ पर उसका थोड़ा सा दिल जो है वो कट रहा था। लेकिन फिर भी वो दे देती है, कर लेती है कि हाँ चलो कोई नहीं, पहन लो। हालांकि सब उसकी पहनी हुई चीज़ें हैं, बट फिर भी कभी कभार इसका ना अपनी चीज़ें, जो चीज़ इसको नहीं निकालनी है वो चीज़ उसको देने में थोड़ा सा इसका दिल कट जाता है कि नहीं मेरी चीज़ है। लेकिन पहन के वापसी दे देना है, बेचारों ने कहाँ जाना है, अगर तुम दे रही हो तो इट्स ओके। इस मामले में अब दीपिका जो है वो दिखती है कि भाई वो पूरे पूरे डब्बे लेकर आई थी इसकी शादी में, जो अपनी ज्वेलरी के भी थे, और सबको दिए थे इसने कि हाँ पहनो, निकालो और जो पहनना है पहनो। अब कुछ लोग बोलेंगे इसके पास बहुत सारी ज्वेलरी होती है, तो भाई इसके पास भी बहुत सारी ज्वेलरी आई हुई होती है, चाहे वो उसकी कॉलेब में आई हुई हो या कुछ भी हो, ज्वेलरी इसके पास भी है। और अब तो दोनों ही सही है, दोनों सेम जगहों पर हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई दीपिका बहुत ज़्यादा पैसों वाली रह गई है और ये बहुत ज़्यादा गरीब है ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर इसके बाद ना ये क्यूटीज़ गई है कि क्यूटीज़ में जाकर जो इसका हेयर ट्रीटमेंट होता है लेज़र, वो करवाने के लिए गई है। एक चीज़ ना मुझे कभी समझ नहीं आती, मतलब कि जब ये पार्लर वगैरह जाना होता है तो ये बिल्कुल जो है वो मतलब नॉर्मल सूट पीस में जाएंगे, मतलब पूरे पूरे शलवार कमीज़। और जब इसको नॉर्मली यूँ मार्केट वगैरह में या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर जो चीज़ वेयर नहीं करनी चाहिए कि टॉप वेस्टर्न कपड़े या इस तरीके के टॉप और जीन्स या टॉप और ट्राउजर्स, तब ये चीज़ वेयर नहीं करेगी। मतलब ये उल्टी ड्रेसिंग्स क्यों करता है। अभी ये मौदाह में जाएगी तो ये देखना इसी तरीके से बन बन के घूमेगी कि ये ऊपर टॉप पहनेगी, नीचे जो है उसने कुर्ते मतलब ट्राउजर्स पहने हुए होंगे, तब ये शलवार कमीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हुई दिखेगी, तब ये इस तरीके की ड्रेसिंग करेगी। मतलब अगर आप पार्लर जा रहे हो तो आप ये ऐसे ड्रेसिंग पहन के चले जाओ, आप अच्छे भी लगोगे। मतलब एक देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास पैसा आ जाए या आपके पास पैसा ना हो तो आपके अंदर क्लास नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ आपको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं। ड्रेसिंग सेंस बोलते हैं इसको, जस्ट सेंस बोलते हैं कि आपको क्या बन मतलब मुझे इतना अजीब सा लगा इनको देख कर कि यार इतना अच्छा आपके पास पैसा है, ठीक है, आप एक पैसों वाली पार्टी हो, ठीक है, आप एक बड़ी गाड़ी से उतर रही हो और आपने जाकर आपके पास इतना फेम है, सब कुछ है, बट आप मोटापा इट्स ओके यार। मैंने कितनी मोटी लड़कियां देखी हैं जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जो है वो प्यारी लग रही होती हैं। और ऊपर से आप लोग व्लॉग भी शूट कर रहे होते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सब नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसे ही चले जाते हैं। बट यार देखो, कहीं भी अगर आप बाहर जा रहे हो और एक अच्छे खासे मतलब एक अच्छे सैलून में जा रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने आप को एक मेंटेन करके ज़रूर जाओगे। ऑब्वियसली आप तैयार करके खुद को नहीं जाओगे, बट हाँ आप अच्छा सा कोई टॉप डाल लोगे, कोई टी शर्ट डाल लोगे, नीचे जीन्स पहनते हो तो जीन्स, ट्राउजर्स पहनते हो तो ट्राउजर्स, इस तरीके की आप एक अच्छी सी ड्रेसिंग आप करके जाओगे तो ये आपका एक होता है। बल्कि इस चीज़ का मजाक भी बनाया जाता है कि लो लड़कियां जो है वो सैलून जाने से पहले भी रेडी हो रही होती है, जहाँ पर उनको रेडी होने ही जाना होता है। तो ये हर कोई इसी तरीके से करता है और तकरीबन लोग करते हैं और करना भी चाहिए कि ठीक है, ताकि आप एक कंफर्ट जोन में जाओ और एक क्लास में जाओ। इस इन सब चीज़ों में आप डाउन टू अर्थ नहीं लग रहे होते, आप जो है जोकर ऑफ अर्थ लग रहे होते हो। हाँ सीरियसली, अभी भी मुझे इसका ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे सब कुछ याद आता है। पता कौन सी झलक दिखला जा वाला वो उसका सीन, जहाँ पर वो इतनी अजीब सी बनकर गई थी, जबकि नॉर्मली वो इससे एक दिन बाद ही वो इतनी अच्छी तैयार हो गई थी, लेकिन उस दिन वो एक अजीब सी बनकर गई है। भाई टीवी पर आ रहे हो, डाउन टू अर्थ को साइड में रखकर कुछ पर्सनैलिटी अपनी बना के जाओ, अच्छे लगो, ताकि भाई ये क्या है। अच्छा, एक कमेंट जो बहुत ज़्यादा टॉप पे रहा है, RIP रिजाज पढ़ाई। अब देखो ये RIP रिजा पढ़ाई इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई जा रही। अभी भी वो मौदा चली जाएगी इतने दिनों के लिए, तो कुछ नहीं पता। तो RIP रिजा की पढ़ाई है, तो
आधा आरआईपी जो है वो रेहान की पढ़ाई भी है, सिर्फ रिजा नहीं है, रेहान भी इसमें शामिल है, रेहान की पढ़ाई भी। अब काफ़ी लोगों का मानना है कि 11th-12th की पढ़ाई ना ज़्यादातर कोचिंग्स वगैरह में ज़्यादा होती है। अब मुझे ना इंडिया की स्टडी का इतना ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि इसलिए नहीं पता मुझे कि वहाँ पर ना 11th-12th को भी स्कूल में काउंट किया जाता है। अब हमारे इधर ये सीन नहीं है, क्योंकि हमारे इधर मैट्रिक सिस्टम है। हाँ, ओ लेवल्स में आपको 11th तक पढ़ाया जाता है, आप 11th क्लियर करके निकलते हो वहाँ से। लेकिन जो ए लेवल्स होते हैं हमारे इधर, मतलब जो मैट्रिक सिस्टम है, वहाँ पर आपने मैट्रिक 10th क्लास तक कहते हैं, देन 11 और 12 जो है हमारे इधर कॉलेज कहलाता है, देन उसके बाद हमारे इधर यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है 13 से, ठीक है। फिर आप वो ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करते हो वो अलग हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, यानी स्कूल जो है वो आपका 10th तक ही है, इसके बाद आपको चेंज करके कॉलेज में जाना है। अब कॉलेजेस डिफरेंट जगहों पर होते हैं, डिफरेंट होता है, बिल्कुल कॉलेज अलग ही होता है, वहाँ का यूनिफॉर्म अलग, वहाँ की हर एक चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई है। तो हमारे इधर तो ये है कि 11th-12th अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे माँ बाप जो है वो प्राइवेट करवाते हैं, प्राइवेट इन द सेंस कि वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा देते हैं, और फिर उसके बाद कोचिंग के ज़रिए उनके 11th-12th की तैयारी करवाते हैं और उनके एग्ज़ाम्स क्लियर करवाते हैं। ये बहुत सारी जगहों पर होता है हमारे इधर। बहुत सारी लड़कियां तो खास करके हमारे इधर तो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां इसी तरीके से ही 11th-12th क्लियर करती है। देन उसके बाद फिर अगर इनको यूनी वगैरह जाना हुआ या कोई चीज़ इन्होंने, अगर हाँ जाहिर सी बात है, अगर किसी ने डॉक्टरी ली है तो उनको तो फिर जाना ही है किसी भी हाल में। लेकिन अगर नॉर्मली कोई कॉमर्स से कर रहा है या नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे कर रहा है, तो फिर वो घर में मतलब उससे क्लियर कर लेगा, ज़्यादातर कोचिंग से क्लियर कर लेगा। अगर कोचिंग वाला भी सीन है तो बट जाना तो है ना कोचिंग भी। अब वहाँ इंडिया का मुझे नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि उसको अभी भी स्कूल में काउंट किया जाता है, तो स्कूल के अंदर अटेंडेंस वगैरह सब कुछ बहुत मायने रखी जाती है। तो पढ़ाई अगर आरआईपी उसकी भी है रज़ा की, तो आरआईपी पढ़ाई रेहान की भी है, और उस पर काफ़ी सारे लाइक्स भी थे और काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे। कुछ लोग लिख रहे थे, अरे आपको क्या लिखने की ज़रूरत है, वो लोग जो, अब यही है कि जो ऑडियंस को दिख रहा है ऑडियंस रिएक्शन तो देगी ना। अब ऑडियंस को दिख रहा है कि उसकी पढ़ाई टाटा बाय बाय है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी दूसरा ऐसे उसको ज़िंदगी में दिख नहीं रहा जो उसका करियर बना दे। एक इंस्टाग्राम पेज ज़रूर बना के दिया, अकाउंट है उसके पास, बट लेकिन उस पर भी वो कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, इतना ज़्यादा वो कोई काम नहीं कर रही है, कोई भरपूर किस्म का करियर। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, अभी तो ज़िंदगी बन रही है ना, अभी तो ज़िंदगी उसकी गुजर रही है, अभी इसको जीने दो। 21 साल की वो होने को आ गई है। तो अब ये है, मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसकी एज आई थिंक रज़ा से छोटी ही है, बट वो इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत उसने की है। अभी वो रिसेंट जो है उसको ट्रिप पूरा स्पॉन्सर हुआ है, पूरा का पूरा, वो भी लंदन का। तो वो हर एक जगह जाएगी, घूमेगी फिरेगी। तो वो इतनी मेहनत कर रही है सोशल मीडिया पर ही और इन्हीं सब जगहों पर ही। बट लेकिन यही है कि आपको छोटी उम्र, यही उम्र होती है जब आपको बहुत कुछ अचीव कर लेना होता है, आपको अपनी ज़िंदगी को एक लेवल पे पहुंचा देना होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप ज़िंदगी में किसी जगह पे अच्छे नहीं हो, नहीं, कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में नहीं निकल पाते, वो बहुत सारी स्किल्स में सीख जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ये लिख रहे हैं कि नहीं नहीं उसको बहुत कुछ मिल तो रहा है बैठे बैठे और क्या चाहिए, बट उसका अपना क्या, कल को अगर इनका डाउनफॉल आता है, और ये होता है कि सिर्फ ये लोग इस मुताबिक रहते हैं कि अब ये लोग अपनी ज़िंदगी एक अच्छे से गुजार सकते हैं, तो क्या रज़ा और रेहान को ये जो आसाइशें मिल रही हैं वो मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। सीधा सिंपल सा ना है ना कि सब अपना अपना घर पहले देखेंगे, बाद में किसी और का घर देखेंगे। और ये चीज़ जता दी गई है कि तुम्हारा घर वही है, तुम वहीं रहोगे, तो ये सब कुछ क्लियर है कि यहाँ पर इनके साथ इनको रखा जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन बाद में क्या सोचो भाई, डाउनफॉल दिख रहा है हमें कि डाउनफॉल आ रहा है इनका आहिस्ता आहिस्ता। अब ऑब्वियसली भीख मांगने वाली सिचुएशन पे कभी नहीं जाएंगे वो, लेकिन ऐसी सिचुएशन पर तो ये लोग आएंगे ना कि जहाँ ये लोग अपना खर्चा आसानी से उठाए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो इनका बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो इनको आगे अगर एक आध बच्चा और करना है तो उनको लेके प्लानिंग करनी होगी, उनके फ्यूचर को लेके प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। तो ये तो अपनी ज़िंदगी को बनाने में लग जाएंगे, तो फिर उन दोनों बच्चों का क्या होगा? और रज़ा की पढ़ाई की वजह से जो लोग सबा को गालियाँ दे रहे हैं, देखो अब तो मुझे नहीं लगता कि सबा को गाली पड़नी चाहिए रज़ा की पढ़ाई को लेकर या रज़ा के करियर को लेकर। रज़ा को इतना समझ है, उसको इतना पता है, जिस तरीके से वो अपनी माँ को जो है वो तो छोड़ देती है फ़ौरन। अभी भी वो एक डॉग आया था तो उसकी माँ ने बोला कि तुम खेलती होगी इससे, तो बोलते मुझे क्या पता मैं खेलती होंगी। तो वो उतने उससे बोल रही थी और वो उसको तो छोड़ रही है, तो उसको रिप्लाई वगैरह सब देने आते हैं, सब उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको अच्छे से पता है। अब मुझे देखो उस पर कोई ऐसी सिंपैथी नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी जो है वो सबा ने ख़राब कर दिया। हाँ, कुछ लोगों को बोलता है कि उसका जो है वो मेंटली उसको पूरा वॉश कर दिया, मेंटल उसका वॉश कर दिया है, दिमाग उसका, ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, ब्रेन उसका वॉश कर दिया है, तो अब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
भाई ये जैन जी लड़कियां हैं, इनको सब पता होता है, बाहर आते हैं जाते हैं, सोशल मीडिया उनके हाथों में है, सब कुछ उनके हाथ में, सब उनको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये खुद नहीं करना चाह रहे। अगर ये खुद नहीं अपनी ज़िंदगी बनाना चाह रहे, अपना करियर बनाना नहीं चाह रहे, तो कोई इनको फोर्स नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो खैर इस चीज़ में अब मुझे लगता है कि अब सबा को गाली पड़ना बंद हो जानी चाहिए कि सबा इस चीज़ के पीछे है, अब ये खुद भी अपने पीछे है। अगर सबा का 50-60% रहा है उसकी करियर ख़राब करने में, और उसके माँ बाप को कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ उनका भी हाथ रहा है, बिल्कुल उनका हाथ इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही आवाज़ नहीं उठाई है, सही है। तो अब 30 से 40% रिज़ा का खुद भी जो है वो रहता है कि अब वो खुद भी नहीं, मतलब एक टाइम पर उसको सबा ने रोका, उसके माँ बाप ने सही साथ नहीं दिया, सब कुछ ओके है, बट अब वो खुद भी नहीं चाहती है कुछ करने का, या उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ तो है जो मिसिंग है इनके इसमें। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी इसका आधे व्लॉग का पार्ट हम करेंगे, रिव्यू कल करेंगे। तो आज बहुत सारी बातें थी जो करनी थी आप लोग के साथ, तो पहले वो की उसके बाद रिव्यू। होप सो कि आपको पसंद आया हो। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।